हेलो नमस्कार, वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है एग्जाम पर चर्चा के इस एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर। किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होता है, क्या चीजें हैं जो हमें सिलेक्शन दिला सकती हैं, या किस तरीके से हम तैयारी को आगे लेकर चलें कि आगे आने वाला जो हमारा एग्जाम है एसएससी एमटीएस का, वो हम पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, धीरेन्द्र तिवारी सर और हमारे अनुज सर। सर लोगों से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एग्जाम हमारा एसएससी एमटीएस का है उसके किन चीजों को हम ध्यान रखें कि हम पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करें। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं धीरेन्द्र तिवारी सर आपका और अनुज सर आपका। धीरेन्द्र तिवारी सर से हम बात करेंगे, चूंकि लंबा एक्सपीरियंस है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, देखते हुए, और अनुज सर का भी मोर देन 25 ईयर्स हो चुके हैं। तो हमें लग रहा है कि सर आप लोग ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। कुछ बेसिक प्रश्न है सर, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे और उनके लिए ये सवाल है, उनकी तरफ से ये सवाल है कि एसएससी जो एमटीएस एग्जाम होता है उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं सर। थैंक यू बसंत सर। देखिए, एमटीएस का एग्ज़ाम अगर मैं मोटे तौर से बताऊं तो इसकी कैटेगरी मैं सबसे पहले ही बताता हूं जनरली कि इस एग्ज़ाम की कैटेगरी को हम लोग इजी कैटेगरी में रखते हैं, यानी बहुत टफ पेपर नहीं है, आसान पेपर होता है। और जो प्रतिभागी हैं उसमें अगर थोड़ा सा अटेंटिव रहें और अगर सिलेबस को देखें और उस पर जाएँ तो इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। ये इसका पैटर्न का ये जो लेवल है वो इस तरह का होता है। मुख्यतः ये जो पेपर है ये 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है और एक ही दिन एग्जाम होता है। इमीडिएट फर्स्ट सेक्शन के बाद दूसरा, पहला सेक्शन जो होता है उसमें मैथ्स और रीजनिंग होते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स का टाइम होता है। इजी क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं। ये क्वालिफाइंग होता है, इसको क्वालिफाई करने वाले बच्चे सेक्शन 2 की कॉपियां उनकी चेक होती है और उसमें उनको जीए और इंग्लिश का पेपर देना पड़ता है। जिससे सर एक काउंटर क्वेश्चन है यहाँ पे छोटा सा, क्या ये दोनों पेपर एक साथ होंगे या एक साथ एक ही दिन इमीडिएट, जैसे ही सेक्शन 1 खत्म होगा दूसरा सेक्शन आ जाएगा। तो जो सेक्शन 2 होता है उसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होते हैं, 75 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, 1 नंबर कटता है, जबकि सेक्शन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सर सेक्शन 1 का क्वालिफाइंग, जैसे आपने कहा कि क्वालिफाइंग है, तो क्या परसेंटेज होना चाहिए कैटेगरी वाइज सेक्शन 1 के? देखिए, कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका 30% होता है, ईडब्ल्यूएस का 25% और रेस्ट जो भी होता है उनके लिए 20% का होता है। 3 कैटेगरी बनाई गई। इसको क्वालिफाई करने वाले की जो सेक्शन 2 की कॉपी चेक होती है और उसमें उनकी स्कोरिंग पर मेरिट बनती है। सर सेक्शन 2 में चूंकि जनरल अवेयरनेस और या जीएस जनरल स्टडीज और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट आते हैं, तो सर आपसे मैं बात करूंगा कि जीए को लेकर कि उसके लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी प्लान आउट करें, क्या प्रिपरेशन करें, कहाँ से पढ़ें, क्योंकि जैसे आपने एक सिंगल लाइन में बोला कि ये एक आसान लेवल का, इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो भी बाकी जो एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल एग्जाम है उनसे डिफर करता है, तो वो किस तरीके से होता है और इसको तैयारी का अप्रोच क्या होना चाहिए? मोटे तौर से मेरी एक सलाह है सभी कैंडिडेट को, खाली जनरल अवेयरनेस को लेके नहीं, सारे सब्जेक्ट्स को लेके ये सलाह ये है कि सबसे पहला काम सिलेबस देखने के बाद आप अगर, अब तो बहुत अच्छा है कि सारे ऑनलाइन सेट्स होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स पेपर, 10 साल के पेपर्स उठा लीजिए। आप ऑलमोस्ट 30% पेपर उसी से कवर करने जा रहे हैं, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, सब में यही स्थिति है। और ये बच्चे जब पढ़ेंगे तो खुद उनको अनुभव भी होगा। तो मेरा पहला सजेशन है ओवरऑल एग्जाम के लिए कि आप प्रीवियस पेपर्स है जो मैक्सिमम है, 5 साल के मिल जाए तो 5 साल पे कर ले, तो अगर 6-7 साल के मिल जाए तो उन पे काम कर ले, तो आपको रिपीट ऑफ क्वेश्चंस आपको नजर आने लगेगा और बहुत कुछ आइडिया आपको लग जाएगा कि लेवल क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मेशन कैसे होते हैं। एक्चुअली होता है ना, जब प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगाते हैं या उनको देखते हैं तो हमें एग्जाम के क्वेश्चन, उनकी ओरिएंटेशन पता चलनी शुरू हो जाती है कि देखो ये राइटर वाला इसमें भी आया और इसमें भी आया, वो फिर आदमी को वो टॉपिक पकड़ना शुरू करता है। अभी हम आपको दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट, वो जो हमने एनालिसिस किया वो लगा के आपको चाहते हैं सब अभी देख लेते हैं। हाँ, मैं वो आपको जनरल जो जीएस का पेपर होता है उसके एग्जाम्पल के जरिए आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहां पर अगर आप इसको देखें
तो कुछ टॉपिक हैं लिमिटेड, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। अपॉइंटमेंट आप देखें 0 या 1 क्वेश्चन बीच में आया, यानी आपको अपॉइंटमेंट पे बहुत फोकस इसमें नहीं किया गया। अगर मेजर सेगमेंट्स एग्जाम में जो आ रहे हैं वो उनको अगर देखें तो जनरल साइंस से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा, करीब करीब 70% पेपर आ रहा है। सर अगर कोई हिस्ट्री कहता है तो हिस्ट्री फिर लगता है कि हिस्ट्री में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। नहीं सेम तो हम एमटीएस जैसे एग्जाम के लिए जो बच्चा उतनी हिस्ट्री नहीं पढ़ा है या ज्योग्राफी बहुत ज्यादा उसने नहीं पढ़ी है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़ ले? ये एक जनरलाइज तरीका है, मैं इससे सहमत नहीं होता हूँ। मैंने इसीलिए तो पहला एडवाइस ही मेरा है आपको कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, उससे आपको आइडिया लगना शुरू होगा। हिस्ट्री में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे 50 किताबें हैं, आप उनको थोड़े ना पढ़ने लगेंगे। सबसे पहले कि हम हिस्ट्री, जैसे हम अभी हिस्ट्री का डाइसेक्शन करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। अगर हम इन टॉपिक्स पर फोकस करते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर से एग्जाम्पल सेट करते हैं तो हमें पता लग जाता है क्वेश्चन कहां से आ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आ जाते हैं, एंशिएंट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह का पॉलिटी से क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहा है, देखिए एवरेज 4-5 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। और पॉलिटी में अमेंडमेंट्स कौन से हो रहे हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स का, यही तो जनरल बिल्कुल सतही लेवल के, बिल्कुल सतही लेवल के। और मेरा और भी सजेशन है कि कोई रनिंग मैटर में लिखाई हुई नोट्स की ना करें, सिर्फ टेबल और चार्ट बना ले, उसी से आपका काम 100% पूरा हो जाएगा। ये मेरा सजेशन है। एक बार सर हाँ स्लाइड देख लेते हैं। हाँ, एक स्लाइड और, उससे आपको और आइडिया लगेगा। आप देखिए ना, जनरल साइंस से 20% पेपर, ज्योग्राफी से 16% है, उसके बाद हिस्ट्री से 16% है। अगर इनको सबको मिला दे रहे तो 70% पेपर आप सिर्फ 4 टॉपिक से करना क्या है आपको, खाली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के खाली टेबल करने हैं। कौन सी किसकी, अगर ज्योग्राफी में जाए तो ये कौन सी किसकी सहायक नदी है, किसकी नहीं है, या कौन सी अरब सागर में गिरती है, कौन सी बे ऑफ बंगाल में गिरती, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर अगस्त में अगर किसी बच्चे का पेपर है, आज से वो अगर स्टार्ट कर लेता है तो वो कैसे प्लान आउट करे कि वो जीएस उसका एकदम अच्छी तरीके से हो जाए? मैं जब किसी एग्जाम की तैयारी की बात कहता हूं तो मैं महीनों में टाइम गिनता नहीं जी। मैं जब 2-3 महीने बचते हैं तो दिन में नहीं तो फिर घंटों में शुरुआत हो जाती है। अगर हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 30 डेज है, तो मैं उसको 10 × 10 300 घंटे हैं। अगर आप अब इसको काम करना शुरू करेंगे तो आपको सफिशिएंट टाइम लगेगा। अदरवाइज लगेगा कि हमारे पास तो 10 दिन है। अगर 10 दिनों को हम 10 घंटे से, तो 100 घंटे हैं आपके पास, और उतनी की जरूरत है आपकी। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप अपना टाइम फ्रेम सेट करिए, उसके बाद किन चीजों को कितना, जैसे मैं अब स्लाइड में हमने दिखाया आपको कि हिस्ट्री में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना, ज्योग्राफी में देना, ये 4 टॉपिक पे टाइम देना, बाकी सब पे कम देना, तो आप 70% के अपने आप पहुंच जाएंगे। 4 टॉपिक पे फोकस करना, कहने को तो टॉपिक मल्टीपल होते हैं, लेकिन अगर हम 4 टॉपिक पे फोकस करना तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं मुझे पूरा ब्रह्मांड पढ़ना है इसमें, तो भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये मेंटेलिटी कैंडिडेट को इस तरह से, कैंडिडेट को मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपकी जीवनचर्या है उस तरह कंपटीशन को मत सोचिए, एकदम रेशनल होके काम करिए, साइंटिफिक तरीके से काम करिए, तब आप उसको क्रैक कर पाएंगे। यही सजेशन हमारा है। बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छा अम्पल अमाउंट है ऑफ टाइम है अभी, अगर फोकस कर लेंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपकी जो आपका अप्रोच है वो यदि स्मार्ट हो गया, और स्मार्ट होने का सेंस सर जैसे कह रहे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए अच्छी तरीके से, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का डायमेंशन क्या होता है या किस तरीके से सवाल बनते हैं आपके इस एग्जाम में। मैं बसंत सर एक बात बता दूं, बच्चे यहाँ जुड़े हुए, देखिए एडिशनल स्टडीज आप कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 साल के पेपर पे आप काम कर लेते हैं जी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंपटीशन से बाहर कर सकता है। आप 100% निकलने जा रहे हैं। और यही मैं श्योरली कह सकता हूं इंग्लिश के लिए भी। भाषा का पेपर है, नाउन की कितनी करेक्शन आपसे पूछी जाएंगी, कितनी चीजें पूछी जाएंगी, वही घूम घूम के आती रहती है। जहां 40 पहुंचे फिर वो 41वीं वही करेक्शन आ जाती है। चलिए सर, हम कट ऑफ्स के बारे में भी बात करेंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम उन सब चीज़ों पे चर्चा करें, हम सर अनुज सर से बात करना चाहेंगे इंग्लिश को लेकर, क्योंकि जो एमटीएस का बच्चा है कहीं ना कहीं उसके लिए, चूंकि इंग्लिश और जो आपका जनरल स्टडीज़ है, ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका मेरिट डिसाइड करें, और यदि ये मेरिट डिसाइड करने वाले हैं तो ऑफकोर्स ही बात है, हमें उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। इंग्लिश सर जनरली, और अगर हम आपकी अपनी कंट्री के डेमोग्राफी को ध्यान में रखें तो उसमें हमें दिखता है कि नॉर्थ की जो बेल्ट है उसमें जनरली इंग्लिश को लेकर एक अलग सा मतलब हवा आप उसे बोलें या
जिस भी टर्म में एक सोफिस्टिकेटेड शब्द यूज करें तो अलग कुछ बोलेंगे, लेकिन उसमें सर इंग्लिश को तैयार करने के लिए इस जैसे एमटीएस जैसे एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी होने चाहिए? अगर उसके पास 2 ही महीने 1-1.5 महीने का समय है तो क्या वो इंग्लिश को कर सकता है कि वो एग्जाम बना ले जाए? बिल्कुल बसंत सर, पहले तो देखिए एक बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है हम लोगों को कि एमटीएस के एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश लैंग्वेज का पॉइंट जी वो बहुत ही इजी लेवल पर है। जैसा धीरेन्द्र सर अभी बता भी रहे थे कि ये पूरा का पूरा जो एमटीएस का पेपर है ये लो लेवल पेपर होता है। और इस तरीके के पेपर में जब बात इंग्लिश लैंग्वेज की आती है तो कई बार बच्चों को मैंने भी कहते सुना, और पिछले कई सालों में जब तक मैंने बच्चों के मुंह से और अभी भी मैं सुनता हूँ, सर मैं कौन सी बुक ले लूँ, सर मेरा एमटीएस का पेपर है मुझको सजेस्ट कर दीजिए कि कितने साल के पेपर्स में पढ़ लूँ, और सर मैं प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लूँ और टेक्स्ट बुक कौन सी ले लूँ जिसमें मुझको मिले। मैं इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा बच्चों को एक अलग तरफ उनको सुझाव देना चाहूँगा। देखिए पहली चीज़ तो परेशान होने की ज़रूरत, इस एग्जामिनेशंस में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है जो आपको एसएससी सीजीएल के लेवल के, बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लेवल के या उससे ऊपर या उसके जो मीडियम लेवल के एग्जामिनेशन से वहां तक ले जाए। ये बहुत इजी है। आपने 8th तक भी इंग्लिश में जो कुछ भी अपने स्कूल में भी पढ़ा है तो वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एनफ होता है इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे अगर आप क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन में आपके साथ करना चाहूँ तो इसमें क्वेश्चंस में छोटे से सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं तो ग्रामर के ऊपर बेस्ड सिंपल पॉइंट से आते हैं, बहुत ही लो लेवल के एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं। अगर आपको इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस भी करना है तो आप क्लास 8 से लेकर के क्लास 10th तक के बीच की कोई भी एक सी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक ले लें जिसमें ग्रामर, कुछ पार्ट ट्रांसलेशंस का, ग्रामर में स्पेशली सब्जेक्ट वर्ब कोऑर्डिनेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर थोड़ा फोकस कर लें अगर आप, और साथ ही साथ ट्रांसलेशन को लेते हुए आप थोड़ा सा नरेशंस, वॉइसेस और इनको देख लें, इससे बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और ऑलरेडी धीरेन्द्र सर ने बताया है आपको कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस एग्जाम में नॉर्मली रिपीट होते हैं। रिपीट होने से मतलब पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखाई देता है, कई बार क्वेश्चन भी मिलते जुलते, वोकैब जैसे कई बार वोकैब भी रिपीट हो जाता है। और इस पर्टिकुलर एग्जाम में वोकैबुलरी इतनी बहुत ही लो आती है, मैं बता दूं आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेगा शायद ही कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज होती हो, एक दो कहीं हो जिसका मीनिंग आपको आता ना, जो इसलिए बहुत इंग्लिश लैंग्वेज का खासकर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेरा सजेशन है कि एक नॉर्मल अगर कट ऑफ के बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन आपका सामान्यतः चूंकि माइनस मार्किंग है और चूंकि वो 1/3 है तो 1/3 की माइनस मार्किंग में आपको केवल बस ये याद रखना है कि 25 क्वेश्चंस जो आप वहां पर जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, उसमें मिनिमम अटेम्प्ट आप 18 से 20 के आसपास रखिए, जिसमें से आपको मार्जिन ऑफ एरर में 1 से 2 क्वेश्चंस लेता हूं क्योंकि इजी पेपर होता है। मेरिट थोड़ा सा चला जाता है, कभी कभी हाई होता है कभी नहीं होता, बट डिपेंड करता है। सेफ अटेम्प्ट अगर खेलना है तो 18 to 20 के बीच में होता है। प्रैक्टिस एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, आप प्रैक्टिस जरूर करिए और स्पीड टेस्ट के ऊपर अगर थोड़ा सा फोकस करें और अपने एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट करने से पहले मेरा सेशन रहेगा मिनिमम 25 से 30 स्पीड टेस्ट अगर आप लगा करके जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप अपने इंप्रूवमेंट का रिकॉर्ड देखते जाएंगे। 100% एग्जाम से पहले तक आप उस क्वालिफाइंग लेवल तक पहुंच सकेंगे जो पिछले कई सालों में अगर आप देखें तो हर जगह वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है, आपको क्या कट ऑफ गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, तो बहुत आसान है क्वालिफाई करना। और बड़े कम एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। मेरा तो सुझाव रहेगा बच्चों को 10th तक वाली ग्रामर की बुक उठा करके सुबह शाम तक पढ़ जाइए। वो किताब जिसे पहले जमाने में आप 1 साल भर में पढ़ा करते थे उसको 3 महीने में खत्म करने में बहुत आसान है। एक दिन में 3 चैप्टर भी पढ़ लिए, उससे रिलेटेड कुछ नोट्स और पॉइंट्स अपने मेंशन कर लिए, रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया, तो हार्डली 15, 16 और 20 चैप्टर्स हैं। तो ये बुक तो खत्म हो जाएगी आपकी 10 दिन में ही, रेस्ट केवल प्रैक्टिस बचती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लीजिए, कुछ नए क्वेश्चंस उठा लीजिए, उनको अटेम्प्ट कीजिए और ओवरऑल एग्जाम देने जाने से पहले आप पूरी तरह तैयार होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से आप डिस्क्वालीफाई नहीं होने जा रहे इस एग्जाम में, ये तो मैं 100% कहता हूँ। सर का जैसा कहना है कि बेस आप क्लियर कर लीजिए, फाउंडेशन आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से इंग्लिश की पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये पता लगा, प्रीवियस ईयर पेपर की मदद भी लीजिए ताकि ये और एक बात और मैं याद दिला दूं बसंत सर बच्चों को, और इनसे बच के रहिए
जहां पर लोग ये कह देते हैं कभी आजकल तो है ना कि ये वो टेस्ट क्वेश्चन है जो जिसने लगा लिया तो वो एमटीएस क्वालिफाई कर जाएगा। देखो इससे बच कर, जादूगरी से दूर रहिए। बाजारवाद से अपने शिक्षा को थोड़ा सा अगर आप दूर रखेंगे तो मैं 100% कहता हूं कि आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं। ये एक बचने का तरीका है, थोड़ा सा अवॉइड करिए इन चीजों को जो आपको भ्रमित कर देते हैं और आप तैयारी करने के बजाय एक उस चार में आकर फंस जाते हैं जहां चंद लोग जोर से चिल्ला रहे होते हैं और आपको लगता है कि देखें जरा इस भीड़ में क्या हो रहा है और समय खराब हो। फोकस रहिए अपनी तैयारी के प्रति। आप जिस उम्र में है उस उम्र में आपको यह सोचने और समझने की शक्ति ऊपर वाले ने दी है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये मेरे तरफ से कहने से नहीं मानिए, खुद चुनाव कीजिए। आपको ईश्वर ने इतनी बुद्धि दिमाग दिया, बुद्धिजीवी वर्ग के सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने जा रहे हैं, कल के दिन बड़े बड़े सरकारी पदों पर बैठेंगे, आपको निर्णय लेने होंगे बड़े बड़े, तो आज से ही उनकी तैयारी कीजिए, सही निर्णय और सही दिशा का चुनाव करिए। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपके ऊपर है, बिल्कुल जो सही लगता हो उसको अपनाइए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। इंग्लिश में जैसे सर ने बोला, आपको बेस क्लियर करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। बाकी जिन चीज़ों से दूर रहने के लिए सर ने आपको सलाह दी है उसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और वैसा करेंगे भी। सर कट ऑफ को लेकर अब बात कर लेते हैं कि जो जिसमें चूंकि एक तो क्वालिफाइंग हो गया मैथ्स और इंग्लिश, तो वहाँ पे मिनिमम तो बनाना ही बनाना है जिससे कट ऑफ निकल जाए आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से, उसके लिए सोचना नहीं है। पर जो दो सब्जेक्ट हैं जीएस और इंग्लिश, तो सर इसको ओवरऑल इसके लिए कितना हम मान के चलें कि बच्चा अगर इतना क्वेश्चन कर लेता है तो वो एक सेफ जोन में हो जाएगा, वो ये फील कर सकता है कि हाँ कल रिजल्ट आएगा तो हमारा ज़रूर हो जाएगा, यानी उसको कितना एक बेंचमार्क जो टारगेट करना चाहिए? बसंत देखिए, ऐसा एक बात मैं अनु सर की बात में जोड़ दूं कि तो उन्होंने अभी स्पीड टेस्ट के बारे में बताया, तो वही मैं भी कहने जा रहा था कि प्रीवियस पेपर से शुरू करिए और स्पीड टेस्ट पे एग्ज़ाम की तैयारी को ख़त्म करिए। ये डेली फिनामा, ये खुराक है, ये जो रोज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर आपको चीज़ों के बारे में और उसके ओरिएंटेशन बताते हैं और प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है वो करंट बेस पे बनते हैं पेपर्स, नई टर्मिनोलॉजी, नई वोकैबुलरी, तो वो मॉक टेस्ट से ही आती है, वो कर सकते हैं। जहाँ तक कट-ऑफ की बात है तो हम लोग अभी इसको देख रहे थे, तो जो अनरिजर्व का है वो करीब करीब 80 to 85% के अंदर रहता है कट ऑफ, और जो ओबीसी होते हैं वो 75 टू 150 मार्क्स में, हाँ ये कट ऑफ की बता रहा हूँ, ये इस लेवल पे चलता है। सिर्फ बिहार एक एक्सेप्शन है जहाँ +10 रहता है, अगर 85 है 95 तक, हाँ 95 तक जाता है, बाकी सबका एवरेज इसी तरह रहता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो होता है वो करीब 75 तक जा सकता है, एससी का 70 अराउंड कह सकते हैं और एसटी में 65 के आसपास, इस तरह का इनका कट ऑफ होता है। तो अगर लोग एफर्ट्स डालेंगे, मेरा कहना है ये नौकरी आपको मिलने की तरफ है, आपको लेना है कि नहीं लेना, ये इस तरह का एग्जाम, ये इस तरह का एग्जाम नहीं है कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं इस एग्जाम के बारे में, ये नौकरी आपके लिए रखी हुई है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी, ये है उसके लिए। हाँ, और अनु सर बता रहे थे कि वो पीडीएफ के चक्कर में, मैंने पहले ही बोला था कि रेशनल रहिए, अपनी बुद्धि विवेक कहीं मत खोइए, अपना काम ईमानदारी से करिए, और जो कमियां हों, जो बच्चे जान जाएंगे कि ये मेरी कमजोरी है, उस पे उसको मजबूत करना चाहिए, वहीं से कंपटीशन करेगा, भागिए नहीं, किसी झांसे में मत आइए, उससे कुछ होता नहीं है। इसलिए मेरा सभी को सजेशन है कि 3-4 बातें करके मैं समराइज करके इसको बता देता हूं आपको, जिससे मान लो बाद में कोई भी बच्चे आएंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि शुरुआत प्रीवियस पेपर से करिए, वहां से आपको ओरिएंटेशन मिलेगा। जो टॉपिक एनालिसिस है, जैसे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था इस पे, कि जो सेक्शंस ज़्यादा प्रिवलेंट हैं उन पे फोकस ज़्यादा रखिए, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बाद में जाइए, अगर समय मिले, नहीं हुए तो नहीं भी जाइए। अगर आप 80-90% पेपर कर ले जा रहे हैं तो आपको जाने की जरूरत नहीं, कुछ टॉपिक आपको छोड़ भी देने हैं, आपको जरूरी नहीं कि सब कुछ पढ़ें। क्वेश्चन एक अपॉइंटमेंट से आना है, पढ़ने सारे अपॉइंटमेंट हैं, तो नहीं जाना, मत जाइए, आप उन पे फोकस करिए जिससे आप मेजॉरिटी ऑफ पेपर क्रैक करें। स्ट्रेटेजिकली आप अपनी उस तरह से काम शुरू करें, स्पीड टेस्ट डेली लगाएं, नोट्स अपने हाथ से लिखें, कहीं से कुछ मिल जाए पढ़ें, उसको पढ़ें वहां से और लिखें अपने हाथ से। मैं आपकी ज्ञानेंद्रियां उन चीज़ों से जुड़ें तो आप
बेहतर रिकॉल कर पाते हैं एग्जाम। बेसिकली ये बहुत विद्वता का एग्जाम नहीं है, ये एक आपके जो पर्सनालिटी टेस्ट टाइप का एग्जाम है कि बच्चा कितना अवेयर है, चीज़ों को जानता है, कितना ऑथेंटिक है, उसको प्रूव करने का एक एग्जाम है। विद्वता के एग्जाम तो बहुत अलग होते हैं जिनमें मौलिक चिंतन करके लिखना होता है। तो ये बच्चों की, मैं बस लास्ट में यही कहूँगी, आपके लिए नौकरी आपके हाथ में आई है, आप एफर्ट्स डालेंगे तो आपके हाथ में आ जाएगी, अदरवाइज आपकी इच्छा। हम लोगों की तरफ से ऑल द बेस्ट कि आप सभी सफल हों, ये हम लोगों की शुभकामनाएं। एक सवाल रह गया है, एक तो आपने बता दिया कि जैसे सेफ स्कोर वो 90 अब 80 90 और उसके ऊपर, जैसे बिहार में आपने बोला कि प्लस, हाँ थोड़ा प्लस रहता है, उसके ऊपर मतलब वहाँ के आसपास अगर वो मेंटेन कर लेता है तो वो सेफ उसका। एक सवाल और बहुत जनरल है कि सर हम ऑनलाइन पढ़े, चूंकि जनरली जो बच्चे इस फील्ड में या एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, वो अभी हमें लगता है कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी ही इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वर्ड में जो है वो एंट्री लिए हुए होते हैं। उनके लिए एक सवाल होता है कि ऑनलाइन पढ़ने की ऑफलाइन, बड़ा ये फाइट है सर, उसके लिए सर आप क्या सलाह देंगे? दो चीज़ें हैं, हमारी ज़रूरत कैसी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिसीजन इस आधार पे नहीं होता है कि दोनों प्लेटफॉर्म हैं, दोनों को कितना हम कैटर कर पा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ लैंग्वेज से ज़्यादा बच्चा बॉडी लैंग्वेज से पढ़ता है टीचर की। जब आप ऑफलाइन मोड में क्लास में जाते हैं तो आपको एक एटमॉस्फेयर मिलता है, कंपटीशन डेवलप हुआ मिलता है। ऑनलाइन में देखिए, कुछ ना होने से तो कुछ होना बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारे साधन नहीं जा सकते, उनको उसका सहारा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इंगेजमेंट्स हैं उनकी, तो उनको उसका सहारा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप खाली हैं, तो मेरा सजेशन ऑफलाइन, क्योंकि वहाँ कंपटीशन डेवलप होता है, एटमॉस्फेयर होता है, और एटमॉस्फेयर ही आपको डेवलप करता है। कई बार आपको ऐसा होता है कि रेस में दौड़ रहे होते हैं और थक जाते हैं, लेकिन सामने आपसे वो, हम लोग एग्जांपल देते हैं ना कि वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं तो थक जाते हैं, देखते हैं कि एक बाबा जी चले जा रहे हैं तो हम लोग भी चल देते हैं, कि ये जा रहे हैं तो हम भी चल देते हैं। तो ये भी एक कंपटीशन आपको इस तरह की भावना भी आपके अंदर भरता है। तो लेकिन अगर उस तरह की परिस्थितियां नहीं है तो फिर ऑनलाइन बेस्ट है। लेकिन ऑनलाइन में एक खतरा, वहाँ आडंबर बहुत है, वहां पर रियल कंडीशन से ज्यादा आडंबर बहुत है। तो मेरा सजेशन ऑनलाइन कैंडिडेट्स के लिए कि उस आडंबर से अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि 90% गार्बेजिंग है, वहां पर 10% रियल वर्ड है। तो आपको उससे सावधान रहना होगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगा। बिल्कुल। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं सर। लास्ट में चलते हुए आप कुछ कहना चाहें कैंडिडेट्स को जो तैयारी के लिए जा रहे हैं? देखिए, लगभग एग्जाम से जुड़ी हुई बसंत सर काफ़ी बातें बच्चों को बताएं, धीरेन्द्र सर ने गाइड किया। देखिए, बच के रहना है आजकल ये भी नहीं है कि आपको खुद अपने पे फोकस करना है। जो अदर आपके आसपास के एलिमेंट्स हैं, वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहे अनचाहे आपके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे प्रभाव डालते हैं जिनसे आपकी अपनी प्रिपरेशन और आपके जो अपने लक्ष्य होते हैं उसके कारक एडवर्सली प्रभावित होते हैं, बहुत खराब होता है। उसके ऊपर फोकस करें, आसान सा एग्जाम है। और बस ये है कि आज से लेकर के अगर क्वालिफाई करना है तो फिर सुबह शाम तक कोई और चीज़ अब आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस हो जाइए, जो डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं उनके ऊपर फोकस कर लीजिए, और जहां जहां डाउट हो वहां पर आप बिल्कुल महिंद्रा आपके साथ है। आपके डाउट क्लियरिंग के लिए कहीं पर भी आपको लगता है तो आप महिंद्रा की किसी भी ब्रांच में जाकर के अपने डाउट्स को हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शंस में जाकर के रिजॉल्व करा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैं ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर मैंने सेशन लिया था और सर ने कहा था आप ब्रांच में पहुंच करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और इसके लिए आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। इसलिए आप किसी भी सेंटर पर महिंद्रा के पैन इंडिया में जाकर के एमटीएस से रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी हो तो जाकर के बिल्कुल सॉल्व करिए। ये मेरा बच्चों को सजेशन है, मार्गदर्शन है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जम की तैयारी करेंगे और ये एग्ज़ाम निश्चित रूप से क्लियर करेंगे। आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही है। आपका अगर कोई अनसुलझा सवाल रह गया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और जैसे सर आप से कह रहे थे कि यदि आपको लगता है कि कुछ स्पेशल गाइडेंस, आपको किसी तरीके का चैलेंज आ रहा है आपकी प्रोफेशन में, तो आप अपने नियरेस्ट ब्रांच को आज के समय में ऑनलाइन इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं कहाँ पे नज़दीकी आपकी ब्रांच है। वहाँ पे जाके आप ज़रूर बाकी फैकल्टीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। Thank you so much for watching this video. All the best. Bye-bye and take care. Thank you so much. Thank you.